Hello students, today we will discuss about the remaining exercise of the chapter 6 life processes. So our first question is the kidneys in human beings are a part of the system for there are four options nutrition, respiration, excretion and transportation and the right answer is excretion. जो किडनीज होती हैं हमारे अंदर वो क्या काम कर रही हैं, किस सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीशन का. Next question is the xylem in plants responsible for first option transport of water, transport of food, transport of amino acids और transport of oxygen. इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को प्लांट तक पहुंचाना. नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स. जो ऑटोट्रॉफिक मोड है न्यूट्रिशन का उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ द अबव. सो यू ऑलरेडी नो दैट ऑल ऑफ द अबव, ये जो चारों फैक्टर हैं दीज फोर फैक्टर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. इनमें से एक भी अगर हट गया तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा. एंड द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन is the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy take place in cytoplasm, mitochondria, chloroplast और nucleus. The right answer is mitochondria. ये जो हो रहा है पायरुवेट का ब्रेकडाउन जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, कौन से कंडीशन में होगा? एरोबिक कंडीशन में होगा. तो इसके ये प्रोसेस होता कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड. अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी. ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी. अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसका क्या परिणाम होगा? डेफिशिएंसी माने कम होना, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब परिणाम होना. तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या परिणाम होगा? हीमोग्लोबिन की आपको पता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्वालिटी है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है. तो हमारे पूरी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक, डिफरेंट टिश्यूज़ तक, डिफरेंट सेल्स तक हीमोग्लोबिन को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, सॉरी हीमोग्लोबिन नहीं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन कर रहा है. ठीक है ना. तो हीमोग्लोबिन का अगर कम मात्रा के अंदर है तो डिफरेंट सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाएगी. और ऑक्सीजन की सप्लाई किस लिए चाहिए होती है? ऑक्सीडेशन के लिए, फूड के, जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. फूड ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर. ठीक है, तो उसके ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए है? ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन अगर नहीं मिल पाई, फूड ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, एनर्जी जनरेट नहीं हो पाएगी, तो नेचुरली जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस. फैट कैसे डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में और कहाँ पर हो रहा है? आप लोगों को एक बात अच्छी तरह से पता है कि मुंह में स्टार्टिंग फूड की कहाँ से रही? माउथ से. वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत हो गया, उसके बाद प्रोटीन होता है स्टमक में. फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जा रहा है, माउथ से कहाँ गया? ईसोफेगस, ईसोफेगस से गया स्टमक, स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज. स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो वहाँ पर फैट डाइजेस्ट हो रहा है. कहाँ पर हो रही है ये प्रोसेस? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रही है. स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि दो ग्लैंड्स होती हैं यहाँ पर. एक तो होती है लीवर और दूसरा होता है पैंक्रियाज. लीवर क्या चीज़ जनरेट कर रहा है? बाइल जूल्स, जिसमें कि बाइल साल्ट्स भी होते हैं. और पैंक्रियाज क्या जनरेट करता है? ट्रिप्सिन और लाइपेज नाम के एंजाइम्स को. तो सबसे पहले हम लीवर की बात करेंगे. ये जो बाइल जूस जनरेट कर रहा है जिसमें बाइल साल्ट है, ये क्या काम करता है कि जो फूड आया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं, जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, उनको तोड़कर छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर देता है. जो लीवर ने बाइल जूस सीक्रेट किया उसमें जो बाइल साल्ट्स होते हैं वो क्या काम करेंगे कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. अब इस तरफ क्या हो रहा है कि पैंक्रियाज भी दो एंजाइम जनरेट कर रहा है.
प्रोड्यूस कर रहा है। एक तो होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लाइपेज। ये लाइपेज क्या काम करता है, ये फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो जो ये स्मॉलर ग्लोब्यूल जनरेट कर दिए हैं बाइल साल्ट ने, इस स्मॉलर ग्लोब्यूल को इजीली ब्रेक डाउन कर देता है, बड़े ग्लोब्यूल को नहीं कर पाता, लेकिन ये जो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स हैं किसके, फैट के, इसको लाइपेज एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा और बिल्कुल और भी बारीक पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये क्या होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं। तो अब ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, जो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं फैट के, ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन से इजीली ब्लड कैपिलरीज जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस तरह से फैट डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा का क्या रोल है डाइजेशन में फूड की। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में, हमारी बक्कल कैविटी के अंदर पाई जाती हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या काम कर रही हैं, सलाइवा को सीक्रेट करने का काम कर रही हैं। सलाइवा सीक्रेट होती है, ये सलाइवा क्या करती है, इसमें सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम पाई जाता है। और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है कि जो फूड हमने खाया है, तो हमारे मुंह में जो आया है उसमें कार्बोहाइड्रेट वाला जो भी पोर्शन है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, इसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ये जो सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम है जो सलाइवा में पाया जाता है, ये क्या काम कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर रहा है। प्लस एक रोल और होता है सलाइवा का कि वो जर्म्स को किल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो आप यही बताएंगे कि जो सलाइवरी अमाइलेज है वो जो भी शुगर आई है, जैसे कि आपके आंसर में लिखा हुआ है कि कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। अब स्टार्च अगर आपके माउथ में है तो उसको ब्रेक डाउन करके माल्टोज में, फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। और क्या काम करता है सलाइवा, उसको चिकना बना देता है फूड को, जो आपके मुंह के अंदर है वो इजीली आगे सरक जाता है। तो ये रोल हो गया सलाइवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट्स। क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए और इसमें बनता क्या है बाई प्रोडक्ट। तो नेसेसरी कंडीशन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, 4 कंडीशंस हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है, एयर से मिल रही है, स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर रही है। वाटर कहाँ से मिल रहा है, सॉइल से मिल रहा है, जो कि रूट्स के थ्रू अपटेक हो रहा है प्लांट्स के अंदर। क्लोरोफिल प्लांट्स की लीव्स में पाया जाता है, ग्रीन पार्ट में पाया जाता है। सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। और फोर्थ है सनलाइट, जो कि हमें सूरज से मिलती है, इन प्लांट्स को सूरज से मिलती है। तो सनलाइट को ये क्लोरोफिल क्या काम करता है, रैप कर लेता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें क्या चीज़ बन रही है बाई प्रोडक्ट्स। मेन तो क्या बन रहा है, फूड बन रहा है। फूड किस फॉर्म में हो रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज की फॉर्म में फूड बनाती है। ये जो लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, इसमें बनता ग्लूकोज है जो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के अंदर जाकर। ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म तो स्टार्च ही है प्लांट्स के अंदर। तो ये ग्लूकोज तो मेन है, लेकिन बाई प्रोडक्ट साथ में क्या बना, ऑक्सीजन बना है। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या काम करती है, ये स्टोमेटा के थ्रू एयर के अंदर रिलीज हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, क्योंकि प्लांट क्या काम कर रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। और जितनी हमारी एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है उतनी ही एयर हमारी फ्रेश मानी जाती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर मिल जाती है ब्रीदिंग के लिए। Now the next question, how does aerobic respiration differ from anaerobic respiration? एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। सीधी सी बात है, एक वर्ड याद रखना, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस, एनारोबिक का मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस। यानी कि वो प्रोसेस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है वो कहलाती है एरोबिक रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन की वो प्रोसेस जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है वो कहलाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जबकि अगर हम एनरोबिक की बात करते हैं तो उसमें पूरी तरह से ऑक्सीडेशन कभी भी नहीं होता ग्लूकोज का, पार्शियली कुछ ना कुछ रिमेनिंग बाई प्रोडक्ट बचता है इसके अंदर। ठीक है, और एक चीज़ और आपने पढ़ी थी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में लास्ट में जो बना था वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड बना था, वाटर बना था, प्लस एनर्जी जनरेट हुई थी। इसी तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, लास्ट में इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और अगर हम ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत प्रेजेंस बता देंगे तो वहाँ पर क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, प्लस एनर्जी जनरेट होती है। और दोनों में एक अंतर और है बड़ा कि एरोबिक कंडीशन जो है उसमें एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, जबकि एनरोबिक कंडीशन में जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है ना। अच्छा, एक और डिफरेंस है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जबकि एनरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर हो रहा है,
जैसे कि ईस्ट सेल में हो रहा है, बैक्टीरियल सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है ना, और क्या नाम मसल सेल्स के अंदर हो रहा है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज विद रेस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। एल्वियोलाई कहाँ पाई जाती है? लंग्स में। और नेफ्रॉन कहाँ पाई जाते हैं? किडनी में। तो इन दोनों की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को कंपेयर करो कि क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर, किस तरह से ये दोनों एक दूसरे जैसे लगते हैं या फिर कैसे ये एक दूसरे से अलग है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या इनके अंदर सेम है? एल्वियोलाई लंग्स में पाई जा रही है, नेफ्रॉन्स किडनी में पाए जा रहे हैं। दोनों के अंदर ही एक सिमिलरिटी है कि एक जाल होता है कैपिलरीज का, एक तरीके से ब्लड कैपिलरीज का एक जाल पाया जाता है दोनों के अंदर ही, एल्वियोलाई में और किसके अंदर? नेफ्रॉन्स के अंदर पाया जाता है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई पाई जाती हैं उसके अंदर, क्या नाम, लंग्स में, और बहुत ही ज़्यादा नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाई जाती है किडनी के अंदर, ताकि फिल्ट्रेशन प्रॉपर हो सके और वहाँ पर एल्वियोलाई के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी प्रॉपर हो सके। अब दूसरी बात आती है फंक्शनिंग की। फंक्शनिंग में क्या फंक्शनिंग है? एल्वियोलाई की फंक्शनिंग क्या होती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है? इम्प्योर ब्लड, ठीक है। जो एल्वियोलाई है ये क्या काम कर रही हैं? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हुआ है, हार्ट में आता है, उसको प्यूरिफाई करने का काम कर रही है, उसके अंदर ऑक्सीजन को मिलाने का काम कर रही है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेशन, ठीक है। ब्लड का ऑक्सीजनेशन कर रही है, यानी कि उसको ऑक्सीजन मिला रही है और जो है उसको प्योरीफाई कर रही है ब्लड को। जबकि नेफ्रॉन का काम क्या करता है? वो भी प्योरीफाई कर रहा है ब्लड को, लेकिन कैसे प्योरीफाई कर रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन यानी कि ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको ब्लड से अलग कर देता है, साफ ब्लड को वापस बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से दोनों का काम ही ब्लड को प्योरीफाई करने का है। एल्वियोलाई कैसे प्योरीफाई कर रही है? ऑक्सीजनेट करके, यानी कि जो गंदा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, उसके अंदर ऑक्सीजन मिला के उसको ऑक्सीजनेट कर देती है, इस तरह से वापस बॉडी में भेज दे रही है, प्योरीफाई हो गया। जबकि नेफ्रॉन क्या काम कर रहा है? जो वेस्ट मटेरियल मिला हुआ ब्लड आया हुआ है, डर्टी ब्लड, उसको साफ कर रहा है, उसमें से वेस्ट निकाल के अलग कर दे रहा है और प्योर ब्लड को वापस भेज रहा है। तो दोनों ही प्योरीफाई करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। दोनों ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहे हैं, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जाइलम और फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। जाइलम किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट कर रहा है? वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। जबकि फ्लोएम किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है? जो फूड बना है, जो फूड बना है लीव्स के अंदर, उसको सॉरी, जो फूड बना है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो फूड बना है, ग्लूकोज वगैरह, उनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स में। एक और अंतर है दोनों के अंदर कि जाइलम क्या काम कर रहा है? सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो में ट्रांसपोर्ट करता है। जबकि फ्लोएम बाई डायरेक्शनल फ्लो में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ जो फूड बन रहा है लीव्स के अंदर वो ऊपर वाले पार्ट्स में भी जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्लोएम के थ्रू, और नीचे वाले पार्ट्स में भी ट्रांसपोर्ट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। डबल सर्कुलेशन क्या है? पहले तो ये है, डबल सर्कुलेशन जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है। A circulatory system in which the blood travels twice through the heart in one complete cycle of the body is called double circulation। अगर हम definition देना चाहेंगे इसकी तो ऐसे देंगे कि circulatory system in which the blood travels twice through the heart in one complete cycle of the body is called double circulation। यानी कि हार्ट में जो ब्लड जा रहा है वो 2 बार जा रहा है एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। 2 बार क्यों जा रहा है? मैंने आपको बताया था 2 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट होता है सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर। ये 2 पार्ट्स क्या हैं? ये 2 पार्ट्स हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है ना। 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है कि जब फ्लो जो है ब्लड का किसके बीच में हो रहा है? लंग्स और हार्ट के बीच में। लंग्स और हार्ट के बीच में फ्लो होने का मतलब क्या हुआ?
हार्ट से जो इम्प्योर ब्लड है वो लंग्स में जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा है, लंग्स से प्योरीफाई होने के बाद वापस प्योर ब्लड हार्ट में आ रहा है। इम्प्योर ब्लड लंग्स में हार्ट से जा रहा है, बॉडी पार्ट से लंग्स में नहीं जाता कभी भी। कनेक्शन लंग्स और हार्ट के बीच में होता है, बॉडी पार्ट और लंग्स के बीच में कभी नहीं होता। तो लंग्स से प्योर ब्लड हार्ट में आ रहा है, हार्ट से इम्प्योर ब्लड सप्लाई हो रहा है लंग्स के अंदर, वहाँ लंग्स में ऑक्सीजन भरी होती है, इस पर मिल जाती है, ब्लड प्योर हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, वापस हार्ट में आ जाता है, फिर हार्ट सप्लाई करता है। अब हार्ट में जो ये प्योर ब्लड आया है लंग से, ये सप्लाई कहाँ हो रहा है, हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स के अंदर, इसे हम बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो लंग्स और हार्ट के बीच में जो आपने पढ़ा वो तो था पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हार्ट जो सप्लाई कर रहा है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन वापस सप्लाई कर रहे हैं हार्ट को, ये सर्कुलेशन सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है। हार्ट ने जो ब्लड प्योर लिया है लंग से उसे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करेगा, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो सप्लाई कर देगा आगे। ऑक्सीजन डिफरेंट ऑर्गन में सेल में चली जाएगी, वहाँ से जो इम्प्योर चीज़ें हैं ब्लड में आ जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। अब ऑक्सीजन नहीं है, बाकी सब चीज़ें हैं इसके अंदर। अब ये ब्लड क्या कहलाएगा, इम्प्योर कहलाएगा। ये वापस हार्ट में जाएगा, फिर अब हार्ट इसे वापस लंग्स में भेजेगा प्योर होने के लिए, फिर लंग वापस हार्ट में भेजेगा, फिर हार्ट वापस बॉडी पार्ट्स को भेजेगा। तो ये सर्कुलेशन दो पार्ट में कंप्लीट हो रहा है, सिस्टेमिक और पल्मोनरी। दैट्स वाई दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, ठीक है ना। और ये जरूरी क्यों है, इन्होंने ये कहा है कि वाई इज इट नेसेसरी। तो नेसेसरी क्यों है, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी, ठीक है ना। किस लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी की पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाए इजीली, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में जा सके, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इन दोनों प्रोसेस को अलग अलग रखने से ये दोनों स्मूथ चलती हैं और प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन की हमारी बॉडी को लगातार होती चली जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डबल सर्कुलेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। And the last question is, how are the alveoli designed to maximize the exchange of gases? alveoli की डिज़ाइन कैसी होती है कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को मेंटेन कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। एक तो सबसे पहली बात ये है कि बहुत सारी एल्वियोलाई हमारे लंग्स में पाई जाती हैं, मिलियंस ऑफ 250 से लेके करीब 300 मिलियन तक एल्वियोलाई जो है वो लंग्स में पाई जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि एल्वियोलाई की जो शेप होती है कैसी होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिससे क्या होता है कि इसका सरफेस एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। बैलून जैसे नहीं एकदम सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जो फूला हुआ बैलून है, बिल्कुल वैसी ही एल्वियोलाई होती है। तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा गैस जो है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू अंदर या बाहर आ जा सकती है। तो लार्ज सरफेस एरिया क्या काम कर रहा है, ये मैक्सिमाइज कर रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, ठीक है ना। यही होता है बेसिकली, यही एक वो है कि तो ये सभी आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर के। देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर।